आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आजादी का असली मतलब क्या होता है और क्या सिर्फ भूमि का आजाद होना ही आजादी को मान लिया जाए। कोलकाता में कल देर रात जो कुछ भी हुआ उसने देश की करोड़ों महिलाओं के लिए आजादी के मायने को बदल दिया है और अब बड़ी संख्या में महिलाएं यही पूछ रही हैं कि अगर वो सुरक्षित नहीं हैं तो फिर वो आजाद कैसे हैं और अपराधियों के शिकंजे से हमारे देश की करोड़ों महिलाओं को आजादी कब मिलेगी। आप खुद सोचिए, क्या आज हम उस परिवार को आजादी का जश्न मनाने के लिए कह सकते हैं जिसकी बेटी की एक सरकारी अस्पताल में बलात्कार के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई और यह सब भी तब हुआ जब यह महिला डॉक्टर इस अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर थी, यानी डॉक्टर ऑन ड्यूटी की हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ उसी के अस्पताल में। और सोचिए, क्या हम इन डॉक्टरों को आजादी का जश्न मनाने के लिए कह सकते हैं जिन पर हजारों गुंडों की भीड़ ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि ये इस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे थे और कह रहे थे कि अगर वो उस अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है जहां वो काम करते हैं तो फिर वो और कहां सुरक्षित होंगे। इस महिला डॉक्टर के साथ ये दरिंदगी किसी दूर दराज के इलाके में या किसी सुनसान सड़क पर नहीं हुई जहां आरोपी ने आकर उसका बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी और आसपास देखने वाला कोई नहीं था, बल्कि यह घटना एक बड़े सरकारी अस्पताल में कोलकाता शहर के बीचों बीच हुई। और यही बात जब इस अस्पताल के डॉक्टर देश को बताने के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब हजारों गुंडों की भीड़ ने इस विरोध प्रदर्शन को कुचलकर इस सरकारी अस्पताल का वो हाल किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज मुझे बड़ा दुख है कि आज के दिन जब हमें जश्न मनाना चाहिए, आजादी को याद करना चाहिए, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे दिन भी शुरुआत में हम आपको बधाई के साथ साथ ये दुख भरी खबर दिखा रहे हैं और ये हमारी मजबूरी है। और जब तक हम पूरे देश को जागरूक नहीं करेंगे तब तक ये कोशिश चलती रहेगी। तो इसलिए आज की जो खबर है यह हमारे देश की करोड़ों महिलाओं के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। कल शाम को ही कोलकाता पुलिस ने यह बयान दिया था कि उसने इस अस्पताल की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और यह बात सही भी है। कोलकाता पुलिस के जवान इस अस्पताल के चारों तरफ फैले हुए थे और अस्पताल के आसपास के इलाकों में भी पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद देर रात 3 से 5 हजार गुंडों की एक हिंसक भीड़ इस अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गई और इस भीड़ ने अस्पताल के बाहर और अंदर ऐसा उत्पात मचाया कि पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गई और इस भीड़ ने प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया। जहां पर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उस जगह को तहस नहस कर दिया, वहां बनाए गए मंच को तोड़ दिया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड उखाड़कर फेंक दिए। और आरोप है कि कुछ गुंडे तो डॉक्टर्स के हॉस्टल में भी घुस गए। इसके अलावा हिंसक भीड़ के एक गुट ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को घेर लिया, उसका दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुस गए और वहां भी इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। और ये सब कुछ तब हुआ जब शाम को ही कोलकाता पुलिस ने इस अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई थी। कोलकाता पुलिस का कहना है कि लगभग 40 लोगों की भीड़ ने कल देर रात इस अस्पताल पर हमला किया। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या इस भीड़ को सिर्फ 40 लोगों की भीड़ कहना सही होगा, उचित होगा? क्या आपको नहीं लगता कि यह 3 से 5 हजार लोगों का एक बहुत बड़ा मॉब था जो अस्पताल में क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, या फिर सबूतों को मिटाने के लिए आया था, या फिर जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें वहां से भगाने के लिए आया था? सबसे बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल में डॉक्टर्स भी रहते हैं, इस अस्पताल में मरीज भी होंगे और एक अस्पताल पर इस तरह हमला हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। अस्पताल तो एक मंदिर की तरह होता है, अस्पताल सेवा के लिए होता है, अस्पताल जीवन देने के लिए होता है। लेकिन इस अस्पताल में क्या हो रहा है? यह अस्पताल मंदिर जैसा कहीं से नहीं लगता। विशाल जुलूस निकाला था हाथरस के खिलाफ, लेकिन आज जब कोलकाता में ही एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर बलात्कार और हत्या की वारदात हुई तो इस पर ममता बनर्जी और उनकी पुलिस सारा दोष शायद मीडिया को देने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी दुख तो बहुत जता रही हैं, ये भी कह रही हैं कि कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन वहां की जो पूरी व्यवस्था है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि इस घटना में सरकार की और पुलिस की
जिम्मेदारी बनती है। और किसकी जिम्मेदारी होगी? किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदारी सरकार की तो होगी ही, मुख्यमंत्री की होगी ही, वहां की पुलिस की बनती ही है जिम्मेदारी। और किसकी जिम्मेदारी होगी? ममता बनर्जी का कहना है कि इस हिंसा के पीछे बीजेपी और वामपंथी दलों के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हिंसा करने वालों को वाम और राम के नाम से जोड़ा है और कहा है कि वो कल से खुद इस घटना के खिलाफ धरने पर बैठेंगी। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। कड़वी सच्चाई तो ये है कि हमारे देश में रेप पर, बलात्कार पर राजनीति जमकर होती है। अगर रेप, बलात्कार और हत्या का मामला किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता है तो वहां विपक्ष के नेता जमकर राजनीति करते हैं, और अगर इस तरह की घटना विपक्षी पार्टियों के राज्यों में हो जाती हैं जहां उनकी सरकारें हैं तो बीजेपी भी जमकर राजनीति करती है। नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। और दुर्भाग्य यह है कि रेप जैसी चीज पर भी, बलात्कार पर भी हमारे देश में राजनीति होती है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि रेप हुआ कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन से राज्य में हुआ है, उसकी सरकार किस पार्टी की है, मुख्यमंत्री कौन है, इन सब चीजों पर। और कई बार तो जाति क्या है मरने वाला का, विक्टिम का, और उसका धर्म क्या है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस पर कैसी राजनीति होगी। ये बात हमारे देश के नेताओं को बुरी लगेगी, उन्हें चुभेगी, लेकिन सच्चाई तो यही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी भारत की ऐसी दूसरी मुख्यमंत्री होंगी जो अपने ही राज्य में हुई किसी घटना की जिम्मेदारी लेने की बजाय खुद उसके विरोध में धरने पर बैठेंगी। और यह भी तब होगा जब पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी खुद हैं, वो स्वयं होम मिनिस्टर हैं, और राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखना और अपराधों को रोकना राज्य का गृह मंत्री होने के नाते उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है। दिल्ली में तो चलिए अरविंद केजरीवाल की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली पुलिस उन्हें रिपोर्ट ही नहीं करती, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी को ही रिपोर्ट करती है, उन्हीं से सारे आदेश लेती है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंसा करने वाले गुंडों को टीएमसी ने भेजा था और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों को भेजने की मांग की है। तो बीजेपी का क्या आरोप है, अब आप ये सुन लीजिए। মমতা ব্যানার্জি করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে, আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। আর গতকালের পরিকল্পিত হামলাও তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই কে দেওয়া উচিত, কারণ গতকাল প্রায় 1.5 থেকে 2000 দোষী তো উনি নিজে। দফা 1 দাবি 1 মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ। কালকে 2000 বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে জড়ো করে ডাক্তারি ছাত্রদের উপর আক্রমণ করেছে, ক্ষমার অযোগ্য। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है और एक महिला मुख्यमंत्री के रहते एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह का बलात्कार हो, इस तरह की निर्मम हत्या हो जाए, इस पर और भी ज्यादा सवाल उठते हैं। और कोलकाता में जो कुछ हुआ है, असल में अब इसका गुस्सा पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। आपको याद होगा 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, यह घटना तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन इस घटना का जो रोष था, इसका जो गुस्सा था, वो पूरे देश में फैल गया था। और इस बार भी वैसा ही दिख रहा है। कोलकाता की यह घटना है, लेकिन इसका गुस्सा पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। पूरे देश में जो महिलाएं हैं, खासतौर पर चाहे वो किसी भी राज्य में रहती हूं, किसी भी शहर में रहती हूं, वो इस घटना को लेकर दुखी भी हैं, नाराज भी हैं और क्रोधित भी हैं। और ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं, इसलिए वो लगातार आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग कर रही हैं। लगातार ये भी कह रही हैं कि उन्हें इस घटना का बड़ा दुख है। ये आश्वासन भी दे रही हैं कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगी। और अब अपनी बात को और ज्यादा साबित करने के लिए ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर अब धरने पर भी बैठने वाली है। ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को ही अक्सर सजा मिलती है। अब इस पिता की बेटी तो चली गई, इस पिता की बच्ची चली गई, लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो सारे लोग, जो सारे युवा डॉक्टर्स
और देश भर के लोग मेरी बेटी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, वो सब मेरे बच्चे जैसे ही हैं, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। तो देखिए, रातों रात ये जो पिता हैं, इनकी बेटी तो चली गई जिसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन कितना बड़ा परिवार इनके साथ जुड़ गया और इनका परिवार कितना बड़ा हो गया। हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आजादी के सही अर्थ को समझते ही नहीं। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिस भूमि पर आप रहते हैं वो आजाद है या नहीं। जमीन आजाद हो जाए, आपकी सीमाएं आजाद हो जाएं, ये तो एक उसका छोटा सा अर्थ है। ये असल में आजादी की पहली सीढ़ी होती है जब आपकी भूमि आजाद हो जाए, जहां अपने देश के शरीर को यानी उसकी भूमि को आजाद कराते हैं हम। लेकिन आत्मा को आजादी तब मिलती है जब लोगों में आजाद होने का भाव आता है, जब लोग आजादी से सोचते हैं। और इसीलिए आज अगर इस देश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, अगर आज इस देश की महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने में आज भी डर लगता है, आज भी इस देश की महिलाओं को यह कहा जाता है कि नजरें नीची करके चलिए, अगर बाजार में, सड़क पर, गली में, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में कोई आपको छेड़ता है, बस में, ट्रेन में, अगर कोई आपको छेड़ता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो उसे इग्नोर कीजिए, नीचे देखकर चलिए। अगर गली में आपको कोई छेड़ता है तो अपना रास्ता बदल लीजिए। जब महिलाओं को यह कहा जाता है, जब महिलाओं को शाम के बाद, दिन ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता है, जब महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर जाने से डर लगता है, जब किसी महिला की नाइट ड्यूटी लगती है तो उसके परिवार की चिंताएं बढ़ जाती हैं। परिवार बार बार हर 2 घंटे के बाद फोन करके पूछता है कि आप ठीक तो हो। इसीलिए तो पूछता है क्योंकि जो घटना इस महिला डॉक्टर के साथ हुई, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ हुई, वो किसी के साथ भी हो सकती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के लिए आज भी ये गुलामी का जीवन ही जीना है, जहां उन्हें बात बात पर अपना रास्ता बदलना है, जहां उन्हें बात बात पर नीचे देखना है, जहां उन्हें बात बात पर यह सोचना है कि इसके बारे में अगर किसी दूसरे को बता दिया तो समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, इससे बड़ी गुलामी महिलाओं के लिए क्या हो सकती है। तो ये महिलाएं आजाद देश में रहती हैं कहने को, तो इनके पास सारे अधिकार हैं, इनके पास वोट डालने का अधिकार है, लेकिन क्या ये वाकई आजाद हैं? आज देश की महिलाओं को ये बात सोचनी होगी कि क्या आप वाकई आजाद हैं? और आजादी की जो पहली सीढ़ी है, क्या आप अपने घर से बाहर जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे निकल सकती हैं? तब आप आजाद हैं। अगर देश आजाद होकर भी जातियों में विभाजित रहता है, पूरी व्यवस्था आपको अपना गुलाम बनाकर रखती है और आपको उससे न्याय नहीं मिलता, देश में भ्रष्टाचार रहता है, आप भ्रष्टाचार की इस चक्की में लगातार दिन रात पिसते रहते हैं, कोई भी काम बिना पैसा दिए, बिना वीआईपी की सिफारिश लगाए होता नहीं है, और अगर आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ता है, और अगर आज भी गरीबी के कारण कोई परिवार भूखा सो जाता है, तो इस आजादी का ऐसे लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या करेंगे इस आजादी का? और सबसे बड़ी बात यह कि आजादी और गुलामी में ताकत का नहीं बल्कि सोच का फर्क होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मात्र 1 लाख अंग्रेज 30 करोड़ भारतीयों को 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर नहीं रखते। ये बात आप याद रखिएगा। वर्ष 1931 में भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, जिन्हें सिर्फ 1 लाख अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था, और उस समय हर 3000 भारतीय गुलामों पर एक अंग्रेज था, यानी एक अंग्रेज के नीचे 3000 भारतीय गुलाम थे, जिससे यह पता चलता है कि ताकत और संख्या के मामले में हम कहीं ज्यादा होते हुए भी 200 वर्षों तक अंग्रेजों के इसलिए गुलाम बने रहे क्योंकि हम सोच से बटे हुए थे। गुलामी असल में एक बीमारी की तरह होती है, और यह बीमारी छूत की बीमारी की तरह फैलती है। अगर आपके दिमाग में यह गुलामी की बीमारी आ गई, गुलामी की मानसिकता आ गई, तो आप हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे। और मानसिक रूप से हमने अंग्रेजों को खुद से बेहतर मान लिया था, और यही हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण था। हमने मान लिया कि हम कमजोर हैं, हम असहाय हैं, और अंग्रेज शक्तिशाली हैं और हमसे बेहतर हैं। क्योंकि अंग्रेज भी इस बात को समझते थे, इसीलिए वो फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम करते थे, और आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। अंग्रेज ये आइडिया छोड़ गए, जिसे हमारे नेताओं ने तुरंत पकड़ लिया। फर्क इतना है कि अब गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो बदल चुकी हैं, अब अलग तरह की गुलामी आ गई है। अब हम जाति, भ्रष्टाचार,
अपराध और बेईमानी की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये है हमारी नई गुलामी जिससे हमारा देश जकड़ा हुआ है और अब आपको इससे आजादी चाहिए। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिक संहिता को सांप्रदायिक बताकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत के संविधान की रचना की थी और वो हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के सबसे बड़े समर्थक थे और ये बात सही भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के लिए काफी काम किया, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के सबसे बड़े समर्थक थे और वही बात तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया तब इसके भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह लिखा कि भारत में एक देश एक कानून को लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है। जब संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस हो रही थी और मुस्लिम प्रतिनिधि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने काफी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को आजादी मिली ही इसलिए है ताकि हम अपने समाज में मौजूद कुरीतियों और भेदभाव को खत्म करके लोगों को बराबर का अधिकार दे सकें, बराबरी पर ला सकें। और इसलिए यह दलील देना उचित नहीं होगा कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। उस समय जब संविधान सभा के काफी सदस्य पर्सनल लॉज में सरकार के दखल का विरोध कर रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि शुरुआत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को वैकल्पिक रूप से लागू किया जा सकता है, जिसमें लोग अपने धर्मों के पर्सनल लॉज और यूनिफॉर्म सिविल कोड में से एक को चुन पाएंगे। लेकिन काफी बहस के बाद जब संविधान सभा के कई सदस्य इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं हो पाया। लेकिन उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में सरकारों को ऐसा करने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन जो पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं, उन्हें कभी भी इस बात के बारे में या तो जानकारी नहीं है या फिर वो लोगों को बताना नहीं चाहती। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय यह भी कहा कि वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कभी कोई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरह से लागू नहीं करेगी जिससे मुस्लिम समुदाय में विद्रोह की भावना भड़के। और इससे पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर एक देश एक कानून का समर्थन तो करते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि इसे मुस्लिम समुदाय की सहमति से ही लागू करना चाहिए। आज की खास बात यह भी रही कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए लाल किले पर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान उन्हें पहली पंक्ति की बजाय 5वीं पंक्ति में बैठाया गया और इससे उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई और उन्हें यह लगा कि राहुल गांधी को सबसे आगे पहली पंक्ति में बैठना चाहिए था। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें पहली पंक्ति में प्रोटोकॉल के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को बैठाया गया था और उनके साथ ही कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पहली पंक्ति में बैठे थे, जबकि दूसरी और तीसरी और चौथी पंक्तियों में इस बार ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को बैठाया गया था और इसके बाद 5वीं पंक्ति में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठे थे। आप तस्वीरों में देखिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कहां बैठाया गया था। 5वीं पंक्ति में वो काफी पीछे बैठे हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी नाराज है। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी वहीं बैठे हैं जहां उन्हें बैठने के लिए कहा गया था और राहुल गांधी ने अपनी सीट को लेकर सरकार से ना तो कोई मांग की थी ना कोई निवेदन किया था। उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे यहीं बैठना है। वो 5वीं पंक्ति में 5वीं सीट पर बैठे हुए थे और कांग्रेस पार्टी के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं पंक्ति में ही सीट मिली थी। हालांकि खड़गे इस कार्यक्रम में पहुंचे नहीं थे, लेकिन उनके लिए बैठने के लिए जो सीट निर्धारित थी वो 5वीं पंक्ति में ही थी।